चलिए सर, नए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं अपन लोग। देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ थे अपन? कैपिटल गेन में। सर काफ़ी डिले हो गया। चलो थोड़ी सी पहले फालतू की बात कर लेते हैं, फिर मैं लेक्चर पे आ जाता हूँ। तो फालतू की बात ये है कि 3 से 4 दिन से अपना लेक्चर नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन अपन डिले है। तो ये 10 घंटे जो अपन ने नहीं पढ़ पाए, उसका रीज़न था, एक तो आपकी कॉस्ट का फुल टेस्ट था। जो कॉस्ट का फुल टेस्ट था, मैं चाहता था कि सब लोग अच्छे से दे, वर्क प्रेशर ना रहे, इसलिए मैं ले रहा था। उसके बाद में थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। बाकी फिर मेरे को मेरी भी गलती थी, मुझे अपनी एसएम की बुक वगैरह रेडी करवाना था। उससे बहुत ज़्यादा टाइम गया है मेरा। मैंने तुम सोच भी नहीं सकते इतना टाइम गया। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा, अब से रेगुलर रहेंगे लेक्चर। जो मैं जब से बोलते आ रहा हूँ कि रोज 3 से 4 घंटे, रोज 3 से 4 घंटे, वो अब रेगुलर रहेगा। क्वेश्चन साथ साथ में अपन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, साथ साथ में आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। सर मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, कोई और अब क्लास में ऑप्शन नहीं है। अगली चीज़, एसएम की बुक मैंने आपको भेजी है ग्रुप पे। एक बार चेक करेंगे कि उसमें और कोई सजेशन दे सकता है कि किस तरह से अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो चलिए सर, मेरे ख्याल से अपन लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, अगर आप लोगों को याद होगा, आई होप याद तो होना चाहिए। मैंने एक रिवीजन वीडियो भी डाला है। पूरा कवर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें कवर होती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आ जाता हूँ मैम। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ। तो सबसे पहले सर लैंड। सर लैंड आपकी दो टाइप की होगी, या तो रूरल लैंड होगी या तो अर्बन लैंड होगी। तो या तो रूरल होगी या तो अर्बन होगी। सर रूरल में भी दो टाइप की, या तो एग्रीकल्चर होगी या तो नॉन एग्रीकल्चर। यहाँ पे भी या तो रूरल सॉरी, या तो एग्रीकल्चर होगी या तो नॉन एग्रीकल्चर होगी। बात समझ में आई? पक्की बात है? अच्छे से? कोई दिक्कत? तो सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो कैपिटल असेट ही नहीं है। ये तो कैपिटल असेट ही नहीं है, इसमें कोई कैपिटल गेन लगता नहीं है। इसको अपन नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। सर जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो होता है इसका। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो जो नॉन है यहाँ पे भी नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है सेक्शन किसमें, 10 सबसेक्शन 37 है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में किसकी बात हो रही है सर? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये बात समझ में आई? तो किसकी बात हो रही है सर? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात हो रही है। तो मैं एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, शुरू है क्या, क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ लेकिन वो शुरू नहीं रहती। तो ये शुरू है सर, शुरू है सर, शुरू है। तो सर वापिस आ जाते हैं। अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले लैंड। सर कौन सी लैंड सर? अर्बन लैंड। कौन सा सेक्शन अटैक होगा सर? 10 सबसेक्शन 37। ये बात समझ में आई? ये छोटा सा डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। पक्की बात है? आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। इन केस ऑफ असेसी, असेसी क्या होगा सिर्फ? तो या तो इंडिविजुअल होगा या तो एचओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जितने भी एग्जामेशन मिले हैं, 90% इन दोनों के मिले, या तो इंडिविजुअल या तो एचओ। सर क्यों? सर लॉजिक। तो लॉजिक सिंपल सा है कि कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म को, इन सबको क्यों एग्जामेशन दे? एग्जामेशन तो अपन का गरीब आदमी को देना है। एग्जामेशन किसको देना है? गरीब, गरीब को देना है। तो गरीब कौन होंगे? या तो इंडिविजुअल होंगे या तो एचओ। बाकी को अपन क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अगर उसको कैपिटल गेन अराइज होता है किससे? ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ट्रांसफर ऑफ कौन सी? एग्रीकल्चर। यहाँ पे रूरल तो लिखा ही नहीं है। सर आपने क्यों बोले फिर? तो ये रूरल को भी अप्लीकेबल हो सकता है, आपने तो लिखे थे बराबर। सर मैं कहता हूँ, क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट है क्या? क्या आपका वो कैपिटल एसेट है? नहीं सर। तो मैं कहता हूँ, क्या वो उसका कोई कैपिटल गेन अराइज होगा क्या? सर नहीं, अगर कैपिटल असेट ही नहीं है तो वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, तो क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट। और क्या होना चाहिए सर? ट्रांसफर। तब इससे इसकी वजह से क्या होना चाहिए? या तो प्रॉफिट या तो गेन। तब क्या कहाँ पे टैक्सेबल है? तब कैपिटल गेन होता तब। पक्की बात है? तो ये वाले केस में मेरे को बताएंगे, यहाँ पे असेसी है, उसका चार्जेबल रहना चाहिए इनकम। तो कहाँ पे चार्जेबल रहना चाहिए? कैपिटल गेन के अंदर। तो कैपिटल गेन के अंदर चार्जेबल होगा क्या? नहीं सर, चार्जेबल होने वाला नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए सर यहाँ पे अपन कौन सी लैंड के बारे में बात करेंगे? यहाँ पे सेक्शन में लिखा नहीं कि यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। सेक्शन में अर्बन लिखा है क्या कुछ? नहीं सर, सेक्शन में कुछ अर्बन लिखा हुआ नहीं, पर हमने लॉजिकली देख लिया कि ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ये कैपिटल असेट होती ही नहीं है सर, ये कैपिटल असेट होती ही नहीं है। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं सर, हमको लॉजिकली समझ में आ रहा है, हमको लॉजिकली समझ में आ रहा है। अच्छे से आगे बढ़े। चलिए सर, तो क्या बोलते हैं, शेल बी एग्जम्प्ट, शेल बी कम एग्जम्प्ट वेयर सच लैंड इज सिचुएटेड इन एनी अर्बन एरिया। सर आपने तो बोले सर, ये लाइन मैंने डाली है सर, ये लॉ में नहीं है सर, ये लाइन मैंने डाली है। Such land during a period of 2 years immediately preceding the transfer was being used for agriculture purpose by such undivided or such transfer is by way of compulsory acquisition under any law transfer consideration for which or approved by the central government RBI etc. क्या बोलना चाहता है ये सर, बोलना क्या चाहता है, वापस मैं एक बार इधर लेके आता हूँ, आप लोग नोट्स खोल के रखिएगा, मेरे को नीड नहीं है। चलो, क्या बोलना चाहते हैं, सेक्शन 1037, कौन सा सेक्शन, 1037। सेक्शन 1037 में एक सिंपल सी बात कही गई है सर, क्या कहा गया है कि सर आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, आपके पास में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड। सर देखो, शॉर्ट नोट मैं बनवाते जा रहा हूँ साथ साथ में, जिससे मैं चार्ट ड्रॉ करता हूँ, जिससे मैं चीजें ड्रॉ करता हूँ, तो ये सारे के सारे वही तो है। शॉर्ट नोट्स आपके लिए क्या कर, बाद में जो शॉर्ट नोट्स बोलते, तो सब कुछ यही है, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो सर। सर अभी तक क्या आपका कम से कम 4 से 5 बार, 4 से 5 बार जो प्रोविजंस होते हैं वो रोज रिवाइज करने चाहिए सर। रोज रात को सोने के पहले सिर्फ अपने आंखों के सामने घुमा दो सर, एक घंटा या 20-25 मिनट, जितना मैंने सैलरी पढ़ाया है, जितना मैंने पीजीबीपी पढ़ाया है, जितना मैंने कैपगेन पढ़ाया है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस सर, बेसिक, इतने चैप्टर्स हैं सर, हाउस प्रॉपर्टी। सर रोज आधा आधा घंटा भी रिवाइज करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा सर। बार बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जितनी बार बार रिवाइज करोगे ना तभी चीजें याद होगी, नहीं तो चीजें याद होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे चीजें याद करने के ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने से। बात समझ में आ रही है? तो चलो सर, 1037 में क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, कौन सी सर, अर्बन लैंड होना चाहिए, लास्ट या फिर प्रीसीडिंग 2 years में एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए। तो किसके लिए यूज होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए, प्लस अमाउंट अप्रूव होना चाहिए। कौन अप्रूव करता है, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पे कंपल्सरी एक्वायर होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, कंपल्सरी अक्वायर होना चाहिए। सर अगर कंपल्सरी अक्वायर नहीं है, अगर सर कंपल्सरी अक्वायर नहीं है तो सेक्शन ही अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बोली पूरे सेक्शन की तो ये वाला पॉइंट है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अपने पढ़े थे, मतलब कि सर अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है, कंपल्सरी एक्विजिशन है, लैंड कौन सी है, एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें लास्ट 2 साल में एग्रीकल्चर हुआ है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे सर, उसी को मैं बोलूंगा 1037 वाली लैंड। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो मतलब कि जितना भी पैसा है आपको क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन क्यों लाया गया, किसान बेटा किसान, किसान की भलाई गवर्नमेंट कैसे नहीं करना चाहेगी। तो हर चीज में किसान को बेनिफिट तो मिलता ही है, तो इस चीज में भी किसान को बेनिफिट मिला है, इस चीज में भी किसान को बेनिफिट दिया गया है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। फिर वापस से आ जाते हैं, सॉरी सर मैं इधर आ गया, इधर आना था। क्या बोलना चाहिए कि असेसी है, इंडिविजुअल है, छोटे छोटे बना के रखो सर। असेसी है, कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या फिर एच। पहला पॉइंट यही बोलना चाहता है, ट्रांसफर हुई है। सर अगर मैं पॉइंट्स में बताऊँ आपको कैसे लिखोगे, तो देखो सर, सबसे पहले इंडिविजुअल या फिर एच क्या है, ट्रांसफर हुआ है। सर क्या ट्रांसफर हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड। सर कौन से एग्रीकल्चर लैंड, सर अर्बन लैंड। लास्ट 2 ईयर में क्या हुआ है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ है, और सर वो क्या है, कंपलसरी अक्वायर्ड है। कंपलसरी क्या हुआ है, इसे अक्वायर किया गया है सर, कंपलसरी, और अप्रूव्ड है वो किससे, सीजी या फिर आरबीआई में। अगर ये सारी कंडीशन है तो सर क्या मिलेगा उसको, 1037 के तहत उसका कैप गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैप गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा।
बात समझ में आई? पक्का इतनी चीजें है सर वहाँ पे। सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि सर एक बार एग्जामिशन वाले लोग, जैसे ये स्लम सेल को एक बार छोड़ेगा अपन, तो इसको छोड़ो। तो ये जो एग्जामिशन शुरू हो गए, तो इतने बुरे एग्जामिशन की हद नहीं, दिख इतने से रहे हम, लेकिन सर इसमें इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। बात समझ में? अपन इसके अच्छे अच्छे चार्ट ड्रॉ करेंगे। सर चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? सर कंपैरिजन वाइज मतलब कि सर किसमें क्या फर्क है, इंटेंशन क्या है, क्यों लाया गया, किसने लाया गया। बात समझ में आ रही है? इसके पीछे अपन देखेंगे। पहले स्लम सेल का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हार्डली आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको स्टार मार्क करके रखेंगे बहुत ज्यादा। मई 18 में 10 मार्क का पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 10 मार्क किसमें ला लो, आधा पेपर तुम्हारा पास के लिए यही पे हो जाता। तो 40 मार्क लाने पास होने के लिए, अगर दो क्वेश्चन 10 10 मार्क के पूरे एक्यूरेटली सही हो जाते हैं, मतलब तुमको पास होने से किसी को कोई भी रोक नहीं पाएगा। चलो सर, सर स्लम सेल को मैं डिले करूँ क्या थोड़ा सा? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर सर पहले एग्जामिशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिशन की राह में अपन चले ही है। तो सर अपन एग्जामिशन पूरे खत्म करते हुए आएंगे, फिर अपन लोग सीधा स्लम सेल में जाएंगे। स्लम सेल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर अपन ने एक बायबैक छोड़ा है और बस, है ना? बाकी सब कुछ कवर करते रहे हैं। तो सर अपने सबसे पहले सेक्शन क्या था? 10 13 7। सर नोट्स बनाएंगे क्योंकि सेक्शन नंबर याद करने सारे के सारे इस चैप्टर के और पीजीबीपी के सेक्शन नंबर मेरे को याद होना। मैंने हाउस प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी याद कराए हैं, मैंने आपको रेसिडेंशियल के लिए याद करवाए हैं, अगर आपको याद होगा तो। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वेयर इंडिविजुअल अचीव डूइंग एग्रीकल्चर इन लास्ट 2 ईयर। सर लास्ट 2 ईयर का मतलब सर लास्ट 2 साल में अगर कभी भी एग्रीकल्चर किया होगा तो 1037 मिल जाएगा। तो जरूरी क्या, मान लो मैंने 1 4 20 को चीज बेची, तो सर मतलब कि इससे 1 साल पहले और इससे 1 साल से इन दोनों में कभी एक सीजन में भी एग्रीकल्चर किया गया है, तो उसको अपन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, बात समझ में आई? तो ये पहला सेक्शन अगर इस तरह से लिखोगे ना, देखो आपका पूरा का पूरा सेक्शन इसी में आ गया। सर कैसे? सर देखो, सर अब कंडीशन क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन। सर किसका? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का होना चाहिए। सर किसको मिलेगा? सर इंडिविजुअल और एचएफ को मिलेगा। और कितने साल होना चाहिए? सर 2 साल। सर सारी की सारी कंडीशन एक में ही आ गई। बात समझ में आ रही है क्या आपको? सर एक ही उसमें मैंने सबका सब डाल दिया। लॉजिक समझ में आया? चलिए सर एग्जाम्शन की राह में चलते हैं। सर पहले एग्जाम्शन क्यों लाया गया? तो मैं हेडिंग डालता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा मैं इसको। सर एग्जाम्शन, सर बिना इसके आपके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, बिना इसके आपके क्वेश्चन सॉल्व ही होने वाले नहीं है, बिना इसके आपको कुछ भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तो एग्जाम्शन मतलब कि आपको जो भी कैपिटल गेन मिलेगा उससे क्या हो सकता है? एग्जाम्शन मिल सकता है। तो कौन कौन से सेक्शन है? सर 54 सेक्शन है इसमें। 54 सेक्शन के बारे में है। 54, 54 बी, 54 ई सी, 54 एफ, 54 ई। सर बहुत सारे सेक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसको सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सर सबसे पहले, सर जब भी अपन कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो मान लो आज से 20 साल पहले कैपिटल गेन मतलब मैंने कोई 10 लाख की जमीन खरीदाऊंगा, आज उसकी कीमत कितनी होगी सोचो? सर करोड़ों में होगी, सर करोड़ों में होगी। तो कैपिटल गेन बहुत ज्यादा आपको क्या होते हैं? हैवी होते हैं, मतलब कि करोड़ में वैल्यू होती है। वैल्यू कैसी होती है? काफी ज्यादा करोड़ में वैल्यू होती है। अगर मान लो कि अगर आपको 2 करोड़ का भी कैपिटल गेन हो गया, 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, इस पे अपन को 20%, या मैं अपन लॉन्ग टर्म में 20% देते, मैंने आपको एक बार बताया था, लॉन्ग टर्म में अपन कंसेशनल रेट देते, शॉर्ट टर्म में स्लैब के हिसाब से। अगर मैं 20% के हिसाब से भी बात करूं, तो कितना? 40 लाख रुपए हो जाता है। तो 40 लाख कौन देगा गवर्नमेंट को? 40 लाख गवर्नमेंट को क्यों दूंगा मैं? तो 40 लाख को बचाने के लिए मैं क्या करता, इसको छुपा लेता। तो सिंधी दिमाग, इसको क्या करूंगा? छुपा लूंगा। तो इसको छुपा लूंगा तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को ना ही इंफो मिली, ना ही पैसा मिला। ऊपर से एक और गलत चीज क्या हो गई? ट्रांजेक्शन का पूरा किस में होगा? सर ब्लैक मनी में होगा। ट्रांजेक्शन किस में होगा? ब्लैक मनी में होगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि लोग इतना इतना पैसा देंगे नहीं, इतना पैसा देंगे नहीं। तो जहाँ पे जेन्युइन केसेस है, जो कौन से केसेस है सर? तो जेन्युइन केसेस है, मतलब कि किसका? सर इंडिविजुअल का जेन्युइन केस हो सकता है,
एचयूएफ का सर मेरे को बेचना ही है सर, मेरे को नया खरीदना है, बहुत सालों से इसमें रह रहे सर, नया खरीदना है। तो जो जेन्युइन केसेस है उसमें क्या दिया गया, एग्जम्पशन दिया गया, जो छुपाए ना, जो कि क्या नहीं छुपाए। तो कंपनी को तो पता चल जाएगा ना सर, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, इसको इसको अपॉइंट करके कर ही लेंगे, लेकिन सर इंडिविजुअल एचयूएफ का पता नहीं चलता, इसलिए अपन क्या करते हैं, एग्जम्पशन लाया गया। एग्जम्पशन कैसे लाया गया, एग्जम्पशन कैसे लाया गया, गवर्नमेंट बोली कि हम तुमको एग्जम्पशन देंगे, पर जो पैसा तुमको मिला है, जो गेन तुमको हुआ है, उसको हमारी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। हमने जहाँ पे बोला है वहां पे क्या करो, इन्वेस्ट करो। हमने जहाँ पे बोला अगर वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो हम तुमको क्या देंगे, एग्जम्पशन देंगे बेटा। लॉलीपॉप दे दिए, क्या दे दिए लोगों के हाथ में, लॉलीपॉप दे दिए। सर लॉलीपॉप से हुआ क्या, सर लॉलीपॉप के फायदे बहुत थे सर। फायदा कैसे थे सर, गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े सर, इकोनॉमी बूस्ट होंगी इन्वेस्टमेंट से, लोगों का पैसा जाएगा सर, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के को पैसा तो मिल गया। तो क्या करती गवर्नमेंट, देखो मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। ये तुम हो, ठीक है, तुमने यहाँ पे पैसा कमाया, सॉरी, ये तुम हो, तुमने यहाँ पे पैसा पैसा कमाया, ये पैसे पे क्या दोगे तुम, टैक्स दोगे। टैक्स किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, खर्च करेगी और इकोनॉमी में लाएगी। बात ठीक है। अब गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है, एग्जम्पशन देके क्या बोलती है कि पैसों को तुम क्या करो, इन्वेस्ट करो। मतलब क्या हो रहा है, ये तुम हो, ये तुमने कैप गेन कमाया, अब इसको गवर्नमेंट को ना देते हुए, इसको गवर्नमेंट को ना देते हुए, इसको जहां पे गवर्नमेंट ने बोला, कैप गेन को जहां पे गवर्नमेंट ने बोला उसको कहा कि इन्वेस्ट कर दिए। सर इन्वेस्ट किए मतलब लॉजिकली पैसा कहा गया, इकोनॉमी में आ गया। तो सिर्फ इतनी सी बात है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आया, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आया, लेकिन पैसा तो इकोनॉमी में आ गया। गवर्नमेंट का मोटिव तो यही था ना, गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि पैसा इकोनॉमी में आए, तो इसलिए एग्जम्पशन दिए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं, इसमें गवर्नमेंट को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं, ज्यादा बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर गवर्नमेंट जहाँ बोलते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत अपन इन्वेस्ट करते थे, गवर्नमेंट की मर्जी चलने वाली नहीं है। बात समझ में, उड़ा देता मैं। जिसको भी पॉज कर जिसको भी लिखना होगा ये पॉज करके पीछे चले जाके लिख लेना, मेरे को ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं। ठीक है सर। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 54, तो इसको पढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट मान के चलो, 45 से 50 मिनट मान के चलो, ज्यादा कम हो सकते हैं। तो बाकी के फिर 10-10 20-20 मिनट के इसमें, यानी सर इतना इंपॉर्टेंट है ये कि हर चीज इसके बाद में सब कुछ कवर हो जाएगी। एक बार ये पढ़ ली तो हर चीज के बाद वाली कवर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सर सबसे पहले आराम से शांति से नोट्स में आप लोग देखते रहो, मैं नोट्स नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, तो मैं रह के आपको समझा रहा हूँ। तो किसको मिलेगा, तो मिलेगा इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। तो किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को। तो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से कैपिटल असेट पे मिलेगा, तो कैपिटल असेट कौन सा होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आरएचपी। क्या होना चाहिए सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर इंपॉर्टेंट वर्ड है रेसिडेंशियल, इंपॉर्टेंट क्या है सर, रेसिडेंशियल होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन कौन सी होना चाहिए सर, रेसिडेंशियल। सर फिर वो लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो, सर लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो या फिर बोथ बेचो। सर इसमें बात आएंगी सर, अगर सर मेरे 2 फ्लोर है तो सर कौन सा एक फ्लोर बेच दिया, सर 3 फ्लोर है, दो भाइयों ने मिलकर दो तोड़वा दिया, ट्रांसफर मानेंगे क्या। तो बहुत सारे केसेस बने हैं इस पे, लेकिन सर आपकी जो आपको जो इंटर पे है उसमें केस लॉ आपको नहीं है, केस लॉ आपको नहीं है। आपके मन में जो भी आ रहा होगा, सर एक हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया, आधा बेच दिया, सर लीज पे दे दिया, क्या ट्रांसफर है, सर सब कुछ आएगा सर, लेकिन ये क्या है सारे केस लॉ है, तो ये आपको अप्लीकेबल नहीं है। तो आपको सीधा सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा कि एक हाउस प्रॉपर्टी थी, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, तो या तो लैंड बेचे हाउस प्रॉपर्टी का, या तो बिल्डिंग, या तो बोथ बेचे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली एग्जाम में आप लोग भूल जाओगे, आपका कैपिटल असेट, आपका कैपिटल असेट ये बहुत ही अलग तरीके से लिख रहा है मैम, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मतलब सर, मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, सर मान लो कि मेरी ये हाउस प्रॉपर्टी है, अगर ये मैंने बेच दी इन लेस देन 24 मंथ, तो 24 मंथ लगता है लैंड बिल्डिंग और बोल्ट में, तो अगर 24 महीने से पहले में मैंने बेच दी तो सर ये क्या हो जाएगा मेरा, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और सर शॉर्ट टर्म बेचने से मेरे को गेन भी कौन सा होता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो सर इसमें मेरे को सेक्शन 54 मिलने वाला नहीं, इसमें मेरे को सेक्शन 54 मिलने वाला नहीं है।
बात समझ में आई? तो वापिस से सेक्शन 54 से कंडीशन किसको मिलेंगे सर, इंडिविजुअल या फिर एचओएफ, किसको मिलेंगे इंडिविजुअल या फिर एचओएफ। तो क्या बेचोगे सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बेच रहे हो सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर सोना बेचा तो सेक्शन मिलेगा क्या, नहीं सर। सर हाउस प्रॉपर्टी बेची लेकिन बिजनेस की बेची, मिलेगा क्या, नहीं सर। सर हाउस प्रॉपर्टी बेचा लेकिन उसमें कोई रह नहीं रहा था पर रेसिडेंशियल थी, तो कोई रह नहीं रहा था पर रेसिडेंशियल थी, हाँ सर मिलेगा। सर वहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बहुत क्लियरली डिफाइंड है, आपको कोर्स पे नहीं है, और आपने अगर उसका मकसद जो मोटिव है वो घर पे रहने के हिसाब से लेना चाहिए था, बेचने के हिसाब से रहना नहीं चाहिए था। सर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि जो आपने जो असेट बेचा है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परचेज क्या करना है, मतलब बेच के आपने ये असेट बेचा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इससे परचेज करना है आपको एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपको परचेज क्या करना है, एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में, आपको परचेज क्या करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इतना ठीक है, ठीक है सर। सर क्या, सर किसको मिलेगा सर, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को मिलेगा, पक्की बात है। सर क्या बेचना है सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है। सर क्या हो सकता है, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग या फिर बोथ भी। सर वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। सर जो बेचा उसको अब पैसा आया होगा सर, कैपिटल गेन आया होगा, तो उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, मतलब क्या परचेज करना है, तो आपको एक और क्या परचेज करनी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक और क्या परचेज करनी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है सर, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब से परचेज तो करना है सर, कब तक परचेज कर सकते हैं, तो मान लो 19, 20, 21, 22, 23 और ये 18, इसको आराम से समझना। अगर मान लो इधर आपने 1/8/19 को ट्रांसफर किया, ये क्या आपका डेट ऑफ ट्रांसफर, ये क्या आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है, तो सर इसके 2 साल तक के आप खरीद सकते हो, इसके कितने साल तक के, 2 साल तक आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। परचेज करना है तो 2 साल। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, अगर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो सर इसके 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, इसके 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। और सर एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ सर, इसके 1 साल पहले तक भी आप खरीद सकते हो, इसके 1 साल पहले तक भी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब सर अगर ये आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है, डीओटी लिख देता हूँ, डेट ऑफ ट्रांसफर है, तो इसके अगले 2 साल तक आप खरीद सकते हो, या तो अगले 3 साल तक के कंस्ट्रक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी को। जो आपको नई हाउस, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज जो करनी है, तो वो कब तक कर सकते हो, अगर खरीद रहे हो, देखो अगर खरीद रहे हो तो ये 2 साल, तो परचेज के लिए सिर्फ 2 साल। अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कितने साल मिले सर, कंस्ट्रक्शन में टाइम ज्यादा लगते तो 3 साल। और सर आपको एक और चीज जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दिया गया है ये 1 साल, यानी डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले भी आपको 1 साल देने की, दोनों चीज पे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 साल पहले किए या फिर 1 साल पहले खरीद लिए। अगर इसके पहले 1 साल के पहले पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा तो एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है, तो एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है। अगर 3 साल तक के नहीं खरीदा या फिर 2 साल तक के परचेज नहीं किया, तो भी एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है, तो भी एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है। तो चलिए सर वापिस से समझते हैं, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, सेक्शन 54। सेक्शन कौन सा, 54। तब बहुत ही जादुई तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो किसको मिलेगा, तो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। तो दूसरी कंडीशन, क्या बेचना है, सेल। तो क्या सेल करनी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या सेल करनी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर सर ये क्या होना चाहिए, सर ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। बस समझ में आई? सर परचेज करना पड़ेगा इसको, कुछ ना कुछ क्या करोगे, परचेज करोगे। इसको दूसरा वर्ड लिखता हूँ मैं, इन्वेस्ट करोगे। सर इन्वेस्ट भी क्या करना है, आपको नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। सर कब तक खरीद सकते हो, ऐसे लिखो यहाँ पे, कब तक खरीद सकते हो। तो यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे जो अपने डायग्राम बनाए थे,
18, 19, 20, 21, 22। अरे यार गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सर अगर ये आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है, अगर ये आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है तो इसके 1 साल और इसका 2 साल तक खरीद सकते हो। नहीं तो इसका ये 1 साल, 2 साल और ये 3 साल तक ये क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये परचेज कर सकते हो, या इसके 1 साल पहले तक आप कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज कर सकते हो। क्या तो परचेज कर सकते हो। 4 चीजें समझ में आई। तो क्या सर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को मिलेगा। सर अगर कंपनी है तो क्या मिलेगा, क्या सेक्शन सर नहीं मिलेगा। तो क्या करना है सर, सेल करना है। सर सेल किसकी करनी है, हाउस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। सर परचेज क्या या इन्वेस्ट किस में करेंगे, सर नई आरएचपी में करेंगे। किस में करेंगे, नई आरएचपी में। सर कब तक के करेंगे, अ, अगले 2 साल तक के खरीद सकते हैं या फिर 3 साल तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पिछले 1 साल तक में भी खरीद सकते हैं, पिछले 1 साल में भी खरीद सकते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर कितना एग्जामेशन, तो चौथी लाइन लिखना सर कितना, तो इसके नीचे लिखना कैपिटल गेन, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज क्या लोअर। सर पूरा एग्जाम्पल से ही करा रहा हूँ अभी मैं। तो इस 4 चीज में मेरा बहुत बेसिक तरीके से आपको इस चीज में समझा सकता हूँ। तो सबसे पहला चीज इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो सेल क्या करेगा, कौन सा कैपिटल असेट सेल करेगा, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर वो क्या होना चाहिए, सर इसको ना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रखना, क्योंकि ये बहुत बहुत डाउट क्रिएट करेगा। तो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर परचेज परचेज करना पड़ेगा। सर किस में परचेज करना पड़ेगा, सर हाउस प्रॉपर्टी में। सर कब तक के कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के रखो, 2 साल परचेज, 3 साल कंस्ट्रक्ट, या फिर बिफोर 1 परचेज भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया है, पक्की बात है। आगे शुरू करें, चलिए सर कुछ पहले इनको बना लीजिए, जो भी लिखना चाहते हो उसका हम छोटा सा। अभी सर स्टार्टिंग हुआ है सर, इस विषय बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, अभी इसको करके रखिए। ठीक है, आगे करता हूँ। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 1। तो मेरे ख्याल से 25-30 एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी रहेंगे अभी मैं 1 दे देता हूँ। मिस्टर ए सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ऐसा मत करना कि मैं लिखते जा रहा हूँ आप लोग कुछ सोच नहीं रहे। फॉर 35 लाख, यहाँ पे लिखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 5 लाख इन 2012-13। he invested rupees 10 lakh in new residential house property within stipulated time period। जो टाइम पीरियड मिला था, कितना टाइम पीरियड मिला है, 2 साल 3 साल वाला। तो मेरे को बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो कितने में बेचा सर, तो 35 लाख में बेचा। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, सर है क्या, नहीं सर जीरो है। मतलब कि नेट सेल्स कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी सर, 35 लाख की हो जाएंगी। माइनस, अब सबसे पहले सर ही सोल्ड इन प्रीवियस ईयर 1920। तो क्या लॉन्ग टर्म होगा क्या, हाँ सर 12-13 में खरीदा था, 1920 में बेचा, मतलब कि लॉन्ग टर्म है। माइनस आइकोआ, साइकोआ कैसे निकालूंगा, तो कॉस्ट ऑफ कितनी है, 5 लाख। आप अपने टेबल में देखोगे तो 1920 का 289 रहेगा, 289, और सर टू उसका है 200, तो उसका कितना है 200। बात समझ में, तो कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 200, क्या आएगा आपका 7,22,500। तो सर आपका कैपिटल गेन कितना हो जाएगा,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो माइनस 35 लाख कर दो इसमें से, तो 27 लाख 27 हजार, नहीं 77,500। 27 लाख तो बहुत ज्यादा है, इस पर अगर 20% ले ले तो लुट जाएगा बंदा मिस्टर, ये तो खुद सुसाइड कर लेगा। तो इसमें क्या मिलेगा सर, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन किसका, कैपिटल गेन कितना हुआ है, 27,77,500। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 10 लाख। तो इन दोनों से मतलब विच एवर इज लोअर, विच एवर इज क्या लोअर, तो कौन सा मिलेगा सर, 10 लाख वाला। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 17,77,500। 17,77,500। बात समझ में आई। तो दूसरा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इज 35 लाख। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होता, 35 लाख होता, तो अपना आंसर क्या होता। तो सर ये तो सब कुछ सेम रहता। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम रहता। कोई दिक्कत है क्या सर इसमें, नहीं सर ये तो हमको पता है सर, बिल्कुल सेम रहता। तो सर लेकिन लेस क्या, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में कैपिटल गेन कितने, 27,77,500। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, सर 35 लाख। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, सर 35, दोनों से लोअर कौन सा है, 27,77,500। ये कितना हो जाएगा, 0। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल कितने हो जाएगी आपके, 0। बात समझ में आई। दोनों को लिखेंगे। सर खत्म नहीं हुआ, सर खत्म नहीं हुआ है अभी, रुको करिए। तो तीसरी चीज, व्हाट विल बी योर आंसर इफ RHP which was sold was bought in 18 अगस्त 2018। 18 अगस्त 2018 को अगर मैं परचेज करूँ उसको, तो मेरा आंसर में क्या फर्क पड़ेगा। तो सर को तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, सर 35 लाख। आई होप आपके पास में क्वेश्चन चल रहा होगा। सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, सर 0। तो सर मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, सर 35 लाख। सर माइनस करूंगा, सर क्या माइनस करूंगा, कितना अमाउंट, सर इतना अमाउंट माइनस करूंगा, क्या इतना अमाउंट माइनस करूंगा। सर अगर आपके मन में भी आया होगा कुछ अमाउंट माइनस करना है, तो आप लोग डूब के मर जाइए। ऐसा जाइए और डूबिए और मर जाइए। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सर आपको डेट क्या दिख रही है यहाँ पे, 18/8/2018। सर अगर 18/8/2018 है, तो अगर इंडेक्सेशन मिलता भी तो 18 से मिलता, तो ये 200 का कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं सर 200 तो हट ही जाता। अगली चीज, तो सबसे पहले क्वेश्चन में को देखना पड़ता है क्या वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। सर ये 18 का है, मेरा प्रीवियस कौन सा है, 19-20 से हार्डली 1 साल हुआ है। और सर लैंड और बिल्डिंग बेचने में को 24 महीने का देखना पड़ता है। तो 24 महीने अगर नहीं हुए, अगर 24 महीने नहीं हुए हैं, तो सर क्या हो जाएगा आपका ये, सर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। तो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा कोआ नॉट की आइकोआ। तो कितना हो जाएगा, तो 5 लाख। क्योंकि सर अपने पढ़े थे इंडेक्सेशन अलाउड रहता है सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली चीजों में। तो सर कैप गेन कितने हो जाएंगे, 30 लाख। और सर इसमें से माइनस कर दूंगा क्या मैं, एग्जम्पशन अमाउंट इन्वेस्टमेंट। सर अगर आपने ये भी सोचा तो भी आप लोग डूब के मर जाइए, क्योंकि सर मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तभी आपको उसका एग्जामेशन मिलने वाला है, तभी आपको उसका एग्जामेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा क्या, एग्जामेशन हो जाएगा 0। और सर टैक्सेबल अमाउंट आएगा कितना, 30 लाख। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर, टैक्सेबल इतना इसलिए आया क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए, सर आपको क्या पता होना चाहिए कि सर जो सेक्शन 54 है वो आपको मिलता है बस किस चीजों में, तो आपको ये मिलता है बस और बस किसमें, तो आपको ये सेक्शन मिलता है बस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वाली चीजों में, आपको सेक्शन मिलता है बस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वाली चीजों में। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चलिए सर आगे सोचता हूँ मैं बताने के लिए आपको, तो पहले इतना कॉपी करिए।
मैं रुक रहा हूँ आज, मैं थोड़ा पे वो नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के लिए रुकूंगा थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं आपके साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। मेरे को पता चला कि कुछ लोग पहले पॉज करते, क्वेश्चन जो रहता है उसका आंसर खुद निकालते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सर टेक्स्ट की क्लास है, कॉस्ट की नहीं है। कॉस्ट में आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हो, टेक्स्ट में आप नॉर्मली अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे कि आगे और क्या आ सकता है। तो मेरे साथ साथ में लिखते रहिए अच्छे से, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सर क्या क्या पढ़ा? सर शुरुआत किससे हो? सर शुरुआत हुई सेक्शन 54 से। सर किसको मिलेगा? सर इंडिविजुअल या फिर एचओ? बोलते रहिए सर, नालायक को बोलते रहना, बिना अगर बोले नहीं ना फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ, एग्जाम आने वाली है। सर इंडिविजुअल और एचएफ को मिलेगा, पक्की बात है। सर क्या बेचना है? सर आरएचपी बेचना है। सर क्या बेच सकते हैं इसमें? लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ? सर क्या होना चाहिए सर? वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जो बेचा वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सर क्या परचेज करना है? सर परचेज भी करना है क्या? आरएचपी। सर कितने साल में? सर 2 साल में, या कंस्ट्रक्ट कर लो 3 साल में, या सर दोनों कर लो पिछले पिछले 1 साल में। पक्की बात है। सर कितना मिलेगा? सर कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। विच एवर इज क्या? लोअर। जितना भी आप नया अमाउंट लगाओगे असेट खरीदने में, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। लॉजिक समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए सर, इतना अपना हुआ पढ़ के, अगर मैं बुक से दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर शुड बी ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नॉर्मल से कहते हैं चार्जेबल रहेगा ही। इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म। अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके रखना। परचेज क्या करना है? अनादर रेसिडेंशियल, ओनली वन इन इंडिया, एक ही खरीद सकता है। कब खरीद सकता है? 1 ईयर बिफोर, शुड बी 1 ईयर बिफोर, विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर, या कंस्ट्रक्शन शुड बी विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी 1 साल पहले, 2 साल बाद में, यानी 1 साल पहले, 2 साल बाद में, या फिर 3 साल बाद तक के। इफ द न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो आगे का पॉइंट है सारा का सारा उसी पे दिया हुआ है, पक्का। और सर क्वांटम कितना है कि एक्चुअल अमाउंट जितना इन्वेस्ट करें, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए सर, फोर्थ और जो स्पेशल पॉइंट है उस पर जाता हूँ मैं। बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट है। सर चीज क्या हुई? तो सेक्शन 54 पढ़ रहा है, सर ने बोल दिए कि सर या तो 2 साल तक बना ले, 2 साल तक खरीद ले, या 3 साल तक के परचेज कर ले, या सर 1 साल पहले तक परचेज कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर तो मान लो कि आज की डेट है 6/8/19, 6/8/19, मैंने मस्त परचेज किया। मैंने मस्त क्या किया? मैंने आरएचपी परचेज किया, जो कि लॉन्ग टर्म वाली थी, जिसमें मैंने नए में क्या किया? इन्वेस्टमेंट भी किया। ठीक है सर, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। सर बेच दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सर मैंने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आराम से मेरे साथ रहने का। सर मेरे पास कितना समय है? मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 18, 19, 20, 21, 22। समझना। सर एक डेट है, सर डेट को रखता हूँ मैं 6/11/19, 6/11/19। ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरा है डेट, डेट ऑफ ट्रांसफर। ये मेरा डेट ऑफ क्या है? ट्रांसफर। इस दिन मैंने ट्रांसफर किया था, इस दिन मैंने ट्रांसफर किया हो चीजों को। ये बात ठीक है। अब सर मेरे पास कितना टाइम पीरियड है? तो यहाँ से लेकर ये 1 साल खत्म होगा मेरा, तो 2 साल तक है मैं परचेज कर सकता हूँ। तो ये वाली जो डेट है, यहाँ तक है मैं क्या कर सकता हूँ? तो परचेज कर सकता हूँ। इसको मैं अच्छा डार्क कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और साल बना देता हूँ, 23। सर अब अगली चीज, सर मैं कहा था कि कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो ये 1 साल, इतने पीरियड में कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, या तो इतने पीरियड में कंस्ट्रक्शन, या तो मेरे को एक और एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा, यहाँ तक भी मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को पहले खरीदना हो तो सर इसका पुराना 1 साल, तो ये 1 साल तक के मैं इसको परचेज भी कर सकता हूँ, या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कर सकता हूँ।
तो सर मेरे को बात समझना, सर इतना टाइम है, यहाँ पे मैंने 35 लाख की चीज बेच मारी, 35 लाख की चीज बेच मारी, डेट ऑफ ट्रांसफर है सर मेरा ये, तो कौन सा है मेरा, सर ये है। सर तो दिक्कत क्या है, बात तो होगी ना। सर दिक्कत ये है कि 19-20 का मेरा प्रीवियस ईयर है। मान लो यहाँ पे एक डेट आती है, अम, कौन सा कलर लो रे, तो यहाँ पे एक प्यारी सी डेट है, इस डेट को मैं बोलता हूँ रिटर्न फाइलिंग की डेट। इसको प्यार से क्या बोलता मैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट। सर मेरे को तो पता है कि मेरे पास पैसा आया, मेरे पास टाइम भी है सर, मैं 2 साल तक के यहाँ तक के मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक का पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदना है तो यहाँ तक के खरीद सकता हूँ। तो सर अगर इसमें मैं नंबर दे दूँ, ये सर ए मार्क है सर, मेरे पास बी पॉइंट तक का समय है, मेरे पास कब तक का समय है सर, बी पॉइंट तक का समय है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, सर उसको मेरे को अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सर दिक्कत क्या है, सर रिटर्न फाइलिंग के समय को बताना पड़ेगा, सर रिटर्न फाइलिंग के समय को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर आप लोग कर क्या रहे हो, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो फिर क्या खरीदा क्या बेचा गवर्नमेंट बोलेगा, अपन बोलेंगे सर अपन ने खरीदा। तो देखो सर दिक्कत क्या होगी, सर 35 लाख का ट्रांसफर किया, मान लो कि मेरे को यहाँ पे कैप गेन हो रहा है, कैपिटल गेन हुआ फॉर सिर्फ 15 लाख का, कितने लाख का, 15 लाख का। मेरे पास टाइम पीरियड यहाँ तक के है, कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ तक इन्वेस्ट करो, खरीदना है तो यहाँ तक का टाइम पीरियड है। तो मैं गवर्नमेंट को गाए, गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट सुनना मेरी बात, विश्वास रखना मेरे पे, इज्जतदार है मैं, सरनेम को पीछे अग्रवाल लगाया, अग्रवाल इज्जत कर मेरी, मैं करा देगा तेरा, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। पर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ई ना चलबे, ई ना चलबे, क्यों ना चलबे, ई ना, ई ना चलबे, अरे चलबे ना, गवर्नमेंट चला ले। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं यार मैं नहीं चला सकती, मेरे को बहुत धोखे मिले हैं, ये दिल नहीं, धोखे की दुकान है यहाँ पे, जितनों ने आया उतनों ने लूटा है, हम तुमको ये चला नहीं सकते। गवर्नमेंट ऐसा बोलने लगी, तो यहाँ पे अपन परेशान हो गए कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है। तो सर इसका नतीजा क्या निकला, गवर्नमेंट बोलती है हमको तुम पे विश्वास नको, हमको तुम पे विश्वास नको। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने एक नया अकाउंट लेके आई, एक नया क्या लेके आई, अकाउंट लेके आई। तो वो अकाउंट का नाम क्या था वो तो बता दो, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, CGDAS, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, बता नहीं, CGDAS। इसका अकाउंट का मतलब क्या था कि भाई जितना पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा है, इन्वेस्ट करने की इच्छा है, ये अकाउंट में डाल दो, ये अकाउंट में डाल दो। भाई हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है मेरे को, ये बंदा ए है, इसको हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है, इसका 2 साल तक का समय, कंस्ट्रक्शन के 3 साल, पर ये ढूंढना है यार, अभी तो पर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई। तो गवर्नमेंट बोलती है कुछ मत कर, कुछ मत कर, कुछ कुछ पैसा ना ये अकाउंट में डाल दे, हम मान लेंगे अगर तूने पैसा ये अकाउंट में डाल दे तो हम मान लेंगे कि तूने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि तूने पैसा क्या कर दिया, डिपॉजिट या फिर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। बात समझ में आई? अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो छोटा सा एग्जांपल समझो, फिर हर चीज लिखवाता है मैं। एग्जांपल नंबर 4, ए इन्वेस्टेड 20 lakhs फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, डिपॉजिट 5 lakhs ऑन 30/8/2020 एंड 7 lakhs on 1/10/2020, ड्यू डेट
ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 39/9/2020। 30/9/20 उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है। सर अब चीज क्या है, इसको आराम से मैं समझाता हूँ। सर बंदा है, उसने 20 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दिए, परचेज कर लिया लैंड, हाउस प्रॉपर्टी के, डिपॉजिट किया 5 लाख तक के इतनी डेट को, और सर बाकी कर रहा है वो 1 अक्टूबर को, और ड्यू डेट कौन सी उसकी, 30/9/2020। अब सीन कैसा है, सीन बहुत सिंपल सा है सर, कि आपको क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 54 आपको अलाउड है, आपको जो भी कैपिटल गेन हुए हैं वो एग्जम्प्ट हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, एग्जम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप नई वाली आरएचपी, अगर कोई नई हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में उसको खरीद लेते हो और फिर कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, तो आपका कंस्ट्रक्शन, आपका खरीद कितने साल में, 2 साल तक कंस्ट्रक्शन, 3 साल तक कर सकते हो, या उसके पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसके पहले भी खरीद सकते हो। सब बात है कि ये जिनको आपने ट्रांसफर किया था, तो इसका रिटर्न फाइलिंग का डेट आएगा, इसका रिटर्न फाइलिंग का डेट आएगा, तो कंस्ट्रक्शन करना शुरू, लेकिन इतना सही पैसा खर्च हुआ, आपका पैसा सिर्फ इतना सही खर्च हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बेटा इसी साल में जितना भी पैसा खर्च हो सकता है, जितना भी पैसा खर्च हो सकता है, उतना पैसा एक अकाउंट में डालो, किसका नाम क्या है, CGDAS, CGDAS, सर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। तो जितना पैसा भी ये अकाउंट स्कीम में डालोगे, कब तक के सब, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक के, उतना पैसा मान लेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और उतना ही आपको एग्जामेशन मिलेगा, उतना ही आप लोगों को एग्जामेशन मिलेगा। तो सर ये वाले क्वेश्चन में सर कौन कौन सी चीजों में एग्जामेशन मिलेगा, सर 20 लाख, क्योंकि सर रिटर्न फाइलिंग के पहले है। सर ये 5 लाख का भी मिल जाएगा सर, क्यों, क्योंकि ये भी रिटर्न फाइलिंग के पहले का है। सर रिटर्न फाइलिंग उसका डेट कौन सा है, तो उसका अगर डेट देखोगे तो 30/9/20 है सर। लेकिन लेकिन सर खतरे की घंटी, ये जो 7 लाख रुपए है सर, ये जो 7 लाख का रुपया है, ये सर कौन सी दिन हुआ है सर, 1/10 को हुआ है, 1/10/2020। सर ये रिटर्न फाइलिंग के बाद है, मतलब कि जो टोटल एग्जम्पशन मिलेगा, जो टोटल क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, वो सर कितने में मिलेगा सर, 20 लाख प्लस 5 लाख, मतलब प्लस 7 लाख होगा क्या, नहीं सर, सर क्यों, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग के बाद का है, रिटर्न फाइलिंग के बाद का है। तो सर आपने क्या सीखा, सर आपने सीखा कि अगर, सर यहाँ पे इन्वेस्ट कौन सी तक कर सकता हूँ, सर मैं यहाँ तक की इन्वेस्ट कर सकता हूँ या यहाँ तक की इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सर नहीं, सर आपके पास में टाइम है कि आप 2 साल और 3 साल तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सर इतना टाइम है, इस बीच में आप कभी कंस्ट्रक्ट, लेकिन सर आपको जो पैसा है वो उसी साल के एक CGDAS नाम के अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। सर आपको जो एग्जामेशन मिलेगा सर, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने ये अकाउंट में पैसा जमा कराया है। पक्की बात है, बात समझ में आया अच्छे से। सर एग्जाम्पल लिखेंगे पहले, एग्जाम्पल लिखो, मैं और अच्छे से समझाता हूँ फिर, पॉज करिए और एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। चलिए सर वापिस से आ जाइए। सर मान लो ये 19, 20, 21, 22, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, डेट ऑफ क्या है आपका, ट्रांसफर है, एक हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर की। तो सर आपको नया खरीदने के लिए समय है 2 साल का, और सर कंस्ट्रक्ट करने के लिए समय है 3 साल का। लेकिन सर ये समय तो आपके पास में है, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि आप कभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपको ये जो 19-20 का जिस ईयर में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, उसके रिटर्न ऑफ फाइलिंग की डेट, आर रिटर्न ऑफ फाइलिंग की डेट, रिटर्न ऑफ इनकम या फिर डेट ऑफ फाइलिंग या रिटर्न ऑफ इनकम की डेट तक के आपको CGDAS अकाउंट में अमाउंट को क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। और उतना ही हम मान लेंगे कि आपका डिपॉजिट हुआ, मान लो कि ये तारीख है ROI की, रिटर्न ऑफ इनकम की। तो सर आपको बोला गया है कि आप लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पैसा खर्च किया होगा या फिर इन्वेस्ट किया होगा, या तो कंस्ट्रक्शन करने में खर्च किया होगा, प्लस ये जो अकाउंट है CGS, इसमें जो अमाउंट में पैसा डाला होगा, उतना ही आपको एग्जामेशन मिलेगा। फॉर से ये तारीख तक के आपने किया था 15 लाख रुपए का खर्च, 15 लाख का खर्च, और टोटल आपने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी खरीदे मान लो 32 लाख की, प्रॉपर्टी कितने की खरीदे, 32 लाख की। पर यहाँ तक के रिटर्न ऑफ इनकम तक के आपने
10 लाख रुपए का लैंड खरीदे थे प्लस 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए थे सीजीडीएस में, यानी कि टोटल कितना 15। लेकिन जो आरएचपी आपने बनवा है उसका कॉस्ट है 32 लाख। तो आपको और आपको कैप गेन हुए थे, कैपिटल गेन है फॉर सेम 25 लाख का। आपको कैपिटल गेन कितना है 25 लाख का। मेरे को बताइए कि आपको कितना एग्जाम्शन मिलेगा, आपको कितना एग्जाम्शन मिलेगा। सबसे पहले अमाउंट क्या बोलते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे कैप गेन कितने हैं, तो कैप गेन तो पता है 25 लाख है। सर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना मानेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाउंट इन्वेस्टेड कितना मानेंगे। सर अमाउंट इन्वेस्टेड मानेंगे जो आरओआई तक के आपने खर्च किया है, मतलब कि अपन इसको मानने वाले नहीं, ये 32 लाख को ना मानते हुए अपन किसको मानेंगे सर, अपन मानेंगे सिर्फ ये 15 लाख को। सर क्यों, क्योंकि ये आरओआई तक के खर्च हुआ हुआ पैसा है, यानी कि यह यानी कि सिंपल सी बात है, तो ये जो पैसा है ये आरओआई तक के जो भी पैसा खर्च होगा उतना ही अपन अमाउंट इन्वेस्टेड मानेंगे। बात समझ में आई। तो सर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 15 लाख। तो सर एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर, 15 लाख का एग्जाम्शन मिलने वाला है। तो कितने का मिलेगा सर, 15 लाख का एग्जाम्शन मिलेगा। एक और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, आपको अगर लिखना हो तो। ये नंबर दे देता हूँ मैं इसको, 5 नंबर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, पक्की बात है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अब जो आरएचपी खरीदे, जो आपने आरएचपी खरीदा उसमें लॉक इन है। सर लॉक इन क्यों है, तो मेरे को तो ये तो आपका धंधा बन जाएगा ना। मैं क्या करूंगा, मेरे को नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, तो मोटिव समझना, आखिर में मैं मोटिव पूछूंगा कि ये सेक्शन आया क्यों, क्योंकि हर चीज के मोटिव है यहाँ पे। तो मेरे को हाँ हाउस प्रॉपर्टी खरीदना नहीं, मेरे पास एक सिर्फ घर है उसको बेचना है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी बोलते हैं मेरे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। मैं क्या करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी खरीदो तभी एग्जाम्पशन मिलेगा। मैंने क्या किया, मेरा आरएचपी बेचा, इसको सोल्ड किया 2 दिन के लिए, यानी ऑन पेपर बस आरएचपी खरीदा, घर के बाजू में मेरे नेबर से खरीद लिया, सेम प्राइस में सेम उसमें, तो ना ही उसको कुछ पैसा मिला ना ही गया, ठीक है, कोई उसको कैपिटल गेन हुआ नहीं। 2 दिन में खरीद लिया आरएचपी, तो मेरे को क्या मिल गया, एग्जाम्शन मिल जाएगा। और फिर वो आरएचपी वापिस उसी को बेच दिया जिससे खरीदा था, जिससे आरएचपी खरीदा था उसी को बेच दिया, तो ना ही कैपिटल गेन हुआ, एग्जाम्शन में मिल गया, गंगा नहा गए अपन तो। बात समझा क्या, क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो ये घर है मेरा, ठीक है, और ये बाजू वाला घर है, यहाँ पे रहता है सोनू, यहाँ पे रहता है मोनू। अब सोनू को ये घर बेचना है, सोनू को ये घर बेचना है, और उसको पता है कि यार इसने ये घर मान लो एक यहाँ पे दोनों को बेच दिया, सोनू मोनू दोनों, दोनों को बेच दिया। उसने बेचा 50 लाख में। पर अब सोनू को पता था, ये सोनू, ये मोनू और वो दोनों, अभी 50 लाख में उसने कमा लिया, मान लो कैप गेन हो गए इसको 20 लाख रुपए के। कितने हो गए, 20 लाख के कैप गेन हो गए। अब यहाँ पे सोनू को पता था कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट ना करूंगा तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, 20 लाख में 20%, 4 लाख तो गवर्नमेंट ले जाएंगी। तो उसने मोनू से सेटिंग किया। मोनू से क्या सेटिंग किया, ये जो घर है ये तू मेरे को बेच दे, मोनू को बोला ये घर मेरे को बेच दे। ये घर इसने खरीद लिया, सोनू ने घर खरीदा। अब क्या किया, तो घर तो किसी था मोनू का, सिर्फ पेपर में खरीदा, तो उसने क्या किया वापस मोनू को बेच दिया। थोड़ी दिन बाद मोनू को वापस, तो को बताओ यहाँ पे क्या हुआ, ये सोनू ने नए घर पे इन्वेस्ट कर तो सोनू को एग्जाम्शन मिल जाएंगी। ये मोनू को इसने घर खरीदा बेचा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो चीज खत्म हो गई, सोनू का फायदा, उसको एग्जाम्शन मिल गई। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, लॉक इन, गवर्नमेंट क्या लेके आई, लॉक इन लेके आई। किसमें सर, तो जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी जाएंगी उस पर लॉक इन पीरियड लाया गया। जो न्यू आरएचपी खरीदा जाएगा उसमें क्या लाया गया, लॉक इन पीरियड, कि आप इतने साल तक इसको बेच नहीं सकते, आप इसको इतने साल तक बेच नहीं सकते। और लॉक इन है बेटा 3 ईयर्स का। लॉक इन कितने साल का है, 3 ईयर्स का। सर ये तो बात होगी ना सर, लॉक इन तो 3 साल का है, लेकिन सर फर्क क्या पड़ेगा। सर स्कूल में बोला गया 10 बजे आना, सर स्कूल में बोला गया 10 बजे आना, तब फर्क तो तब पड़ेगा हम 11 बजे जाएंगे, क्या कर लोगे, तब फर्क तब पड़ेगा तब बताओगे, अगर नहीं किया तो क्या होगा। बात समझ आ रही है। सब फर्क इससे नहीं पड़ता रूल क्या है, सब फर्क इससे पड़ता है रूल तोड़ेंगे तो क्या है। सर सिंपल सी बात है, लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है, तो लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है, पता अगर निकल गए तो वो टेंशन है सर, क्या करोगे, तो एफआईआर करोगे या फिर फाइन दोगे। तो हेलमेट पहनना गुना, हेलमेट नहीं पहनना गुना है,
हेलमेट नहीं पहने तो दिक्कत है सर, लेकिन हमको ये बताओ कि अगर हेलमेट नहीं पहने तो सजा क्या दोगे, क्योंकि हमारी चीजें डिपेंड करती है सजा क्या है। तो सर यहाँ पे बोला गया कि आरएचपी में लॉक-इन है कितना, 3 साल का। सर मान लिए सर अगर लेकिन लॉकडाउन ये 3 साल का लॉकडाउन अपन ने छोड़ दिए, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अगर 3 साल का लॉकडाउन अपन ने तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए, वायलेट कर दिए, समझ में आया? तो सर तो ये बोलना चाहता है, मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटेंस, जो एलटीसीजी जितना एग्जम्प्ट हुआ था, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा तो समझ में आएगा। जो एलटीसीजी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना एग्जम्प्ट हुआ था, उसकी कोआ में से रिड्यूस हो जाएगा। सर क्या बोलना चाहता है, कुछ नहीं समझा सर, पागल हो गए हो क्या? सर क्या बोलना चाहता है कि आपने एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, लॉक इन था कितना, 3 साल का, आप नालायक ने अपने 2 साल में उसको बेच दिया, 2 साल में बेच दिया। तो क्या बोलना चाहता है, जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जिस जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में जितना एग्जम्प्ट हुआ, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें जितना क्या हुआ था, एग्जम्प्ट हुआ था, जितना भी एग्जम्प्ट अमाउंट था, तो आपकी कोआ में से रिड्यूस हो जाएगा, जो आपकी कोआ में से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सर आपने बोल दिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आपने बोल तो दिया, समझेगा नहीं ना, सब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा? सब जाके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कैसे समझेगा? पहले इतना लिख तो लो, ये इतना लिख तो लो, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होगा। ठीक है, पॉज करो, लिखो। तो अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में मान लो वापिस से मिस्टर ए परचेज RHP ऑन 12/13 नहीं था, ताकि वो अमाउंट याद रहेगा मेरे को आईकोआ का, ऑफ ₹5 लाख, सोल्ड इट फॉर 40 लाख, इन्वेस्टेड इन न्यू RHP फॉर ₹25 लाख, इन्वेस्टेड इन न्यू RHP फॉर 25 लाख। अब इसने इसने लाइकी इधर कर दी, सोल्ड न्यू RHP फॉर ₹35 लाख ऑन ऑन 2021। और ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इज ऑन 1920। सर 1920 में इन्वेस्टमेंट किया, 1920 में बेच मारा। क्वेश्चन समझ आया? तो सर 1920 में क्या होगा? सर 1920 में तो एग्जामेशन मिल जाएंगे, जो नॉर्मल केस होता है। तो कैसा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? तो 40 लाख में बेचा। सर माइनस ईओटी कितना होगा? तो जीरो, कुछ है ही नहीं। नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? तो 40 लाख। सर लेस करूंगा मैं क्या इसमें से, आईकोआ। सर आईकोआ कितना निकलेगा मेरा? 5 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 200। तो एग्जाम में हमेशा ये आएगा क्या सर? कभी नहीं आएगा सर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल गेन? सर कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 32,77,500, 32,77,500। ये बात समझ में आई? अब सर लेस क्या होगा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54। तो 54 क्या बोलता है सर? अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है सर? नई वाली प्रॉपर्टी कितने में खरीदा? 25 लाख में। 25 लाख और 32,77,500, दोनों में से कम कौन सा है? सब दोनों में से कम है 25 लाख। तो फिर इतना एग्जाम्पशन मिल गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसका हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 7,22,500। ये बात समझ में आई? तो क्या बोलूंगा सर, ये 19-20 में हो गया। सर दिक्कत कहाँ आएंगी? सर दिक्कत आएंगी 20-21 में। तो दिक्कत आएंगी किसमें? 20-21 में, क्योंकि उसने जो नई प्रॉपर्टी खरीदा उसको 35 लाख में बेच दिया। तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? तब 35 लाख का हो जाएगा, माइनस एक्सपेंशन ऑन ट्रांसफर कितना होगा? तो जीरो ही रहेगा। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? तब 35 लाख। नेट सेल कंसिडरेशन कितना? 35 लाख।
सर लेस करूंगा। अब सर मेरे को बताओ सर लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? तो आपका पहला दिमाग बोलना चाहिए कि सर शॉर्ट टर्म है। तो कैसे शॉर्ट टर्म है? सर 19-20 में लिया था, 20-21 में बेच दिया, सर 24 महीने नहीं हुए। सर 24 महीने नहीं हुए तो सर ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो लेस, सर लेस करेगा मैं कोआ। सर मेरे को क्या बोलना चाहता है कि तुम्हारी कोआ कितनी है? 25 लाख की। इसमें से माइनस करो। तो कोआ में से, अब ये वर्डिंग में आना, जो एलटीसी जितना एग्जाम हुआ था वो उसकी कोआ में से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि जो न्यू असेट है, जो न्यू असेट आप बेच रहे हो उसकी कोआ में से एग्जामेशन वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। मतलब 25 लाख माइनस कितना एग्जाम हुआ था सर? सर 35 लाख एग्जाम हुआ था, अब 25 लाख। तो सर इतना रिड्यूस कर देंगे तो सर कोआ कितनी बची? सर जीरो। कोआ कितनी बची? जीरो। तो सर गेन कितना हो जाएगा? 35 लाख। बात समझ में आई? सर गेन कितना हो जाएगा? 35 लाख। लॉजिक समझ में आया? तो और एग्जांपल लिखो पहले, तो इसको पॉज करके लिखो, साथ में लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो 7th एग्जांपल में आ जाओ। सर लिखते जाओ। मान लो न्यू इन्वेस्टमेंट 50 लाख की होती। न्यू इन्वेस्टमेंट कितने की होती? 50 लाख की। तो सर पहले वाले साल में तो सेम ही रहता, एग्जाम्पशन कितना मिल जाता वो बताओ मेरे को। तो न्यू इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है? 50 लाख। तो सर सीन क्या होता? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होता? सर 40 लाख ही रहता। सर न्यू इन्वेस्टमेंट इन 50 लाख से मिलकर, ये तो सर 40 लाख ही है। माइनस ईओटी जीरो होता तो ये अभी भी 40 लाख ही होता। माइनस सर ये अभी भी कितना होता? 7 22 500। तो सर मेरे को कैपिटल गेन कितना होता? सर 32 77 500, 32 77 500। लेस क्या करते सर? एग्जाम से एग्जाम्शन कैसे निकालते? तो सीजी है 32 77 500 और अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 50। दोनों में से क्या लेस? तो 32 77 500। तो क्या हो जाएगा सर? ये जीरो। तो ये जीरो समझ में आया? अब सर जो नलायकी हुई उस पर आ जाओ। सर नलायकी क्या हुई कि सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अमाउंट इन्वेस्टमेंट 50 लाख था एंड इट इज सोल्ड फॉर 65 लाख। इट इज सोल्ड फॉर 65 मान लो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 65 लाख। माइनस ईओटी क्या हो जाएगा? सर जीरो। तो सर एनएससी क्या हो जाएगा सर? 65 लाख। तो माइनस करूंगा क्या? कोआ। माइनस क्या करूंगा? कोआ। तो कैसे निकालूंगा कोआ? सर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है अपना भी? सर कोआ कितना था सर? 50 लाख का कोआ था एक्चुअल में, लेकिन रिड्यूस हो जाएगा सर। माइनस सर रिड्यूस कितना होगा? जितना एग्जाम हुआ था। सर यहाँ पे एग्जाम कितना हुआ है सर? फिर 32 77 500। तो 32 77 500 ने बचा कितना? 17,22,500। मतलब कि सर यहाँ पे कैपिटल गेन हो जाएगा जो कि क्या होगा? शॉर्ट टर्म वाला होगा। तो कितना? 65 लाख माइनस 17,22,500। तो कितना हो जाएगा? 47,7750। बात समझ में आई? पक्की? इसको लिख के रखो। तो अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में होती जाएंगी, काफी सारी प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में होती जाएंगी। आगे बढ़े? फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, तो यहाँ पे अपन ने बात करी कि दूसरा वाला क्या है? शॉर्ट टर्म हो रहा है तो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता क्या? सर 3 साल का लॉक इन है। तो मैंने 28वें महीने में जाके सेल करा, तो 28वें महीने में जाके सेल किया, तो सर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो सर ये रिड्यूस कैसे करेंगे? तो क्या पहले इसका इंडेक्सेशन करें फिर इसका इंडेक्सेशन? नहीं सर। तो इंडेक्सेशन कैसे होगा? मान लो कि ये वाला क्वेश्चन जो आपने इंडेक्स किया, ये अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता, तो अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता तो सर कैसे होता? तो ये अपने वैल्यू निकाले आइकोआ के, ये पहले माइनस हो जाता। तो ये पहले एग्जाम्पशन वाला अमाउंट क्या था? माइनस हो जाता। उसके ये वाले अमाउंट पे इंडेक्सेशन लगता। ये वाले अमाउंट पे क्या लगता? इंडेक्सेशन लगता। बात समझ में आई? मतलब कि पहले आपको अलग अलग नहीं करना है। मतलब कि पहले कोआ माइनस जो भी एग्जाम्प्ट वाला अमाउंट मिला था, फिर इंटू करना है इंडेक्स वैल्यू से। मान लो कि 289 डिवाइड बाय 289 के बाद में कौन सा अमाउंट था? मान लो 277 था, मेरे को 280 था, मेरे को याद नहीं कितना था, मैं मान रहा हूँ कि 280 था। अगर
आप लोग देख लेना, हो सकता है गलत है, मान लो 280 है, तो इसी वाले क्वेश्चन में तो सर मैं 172 इंटू 289 डिवाइड बाई 280 करूंगा, और फिर जो मेरे को क्या हो जाएगा, मेरा आईकुआ मिल जाएगा। सर ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले 50 लाख को इंडेक्स करूँ फिर 32 लाख को, सर माइनस करने के बाद में इंडेक्सेशन लगने वाला है, माइनस होने के बाद में क्या लगेगा, इंडेक्सेशन होने वाला है। बात समझ में आई? सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बची है। तो आप लोग लिखते जाइए एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में लिखते जाइए, तब तक करते जाइए, मैं आपको बताऊंगा और भी चीजें क्या क्या करनी है। ठीक है, अगली चीज, तो अगली चीज, तो अगर केस है कंपलसरी एक्विजिशन का, तो अगर किसका केस है, कंपलसरी एक्विजिशन का केस है सर, अपने अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर लिया गया, कंपलसरी एक्वायर कर लिया। किसने एक्वायर कर लिया, किसने एक्वायर करा, नॉन सर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। तो क्या इसमें 1037 मिलेगा, क्या सर इसमें 1037, जल्दी से मन की बात बोलिए, क्या 1037 मिलेगा? सर जिसको भी लगाना मिलेगा वो डूब के मर जाओ। तो सर क्या, सर लैंड या तो अर्बन होगी या तो रूरल होगी, या तो एग्रीकल्चर होगी या तो नॉन एग्रीकल्चर, या तो एग्रीकल्चर या तो नॉन एग्रीकल्चर। बात समझ सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट ही नहीं होती, तो नॉन एग्रीकल्चर में नॉर्मल 45(1) लगता है। तो अर्बन होना चाहिए, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन लैंड प्लस एग्रीकल्चर लैंड, तभी उसमें क्या मिलता था, 1037 का एग्जाम्पशन मिलता था। आई होप याद होगा। तो यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है किस चीज का, सर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। तो अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उसमें कोई भी 1037 का एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। तो इधर बात क्यों करें, सब लोग यहाँ पे बात है ट्रांसफर की, यहाँ पे बात है किसकी, ट्रांसफर की। मान लो 19, 20, 21, 22, 23, तो मेरा ट्रांसफर यहाँ पे हो गया, डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है सर, अपने पढ़े थे, लेकिन इनिशियल जो कंपनसेशन आया मान लो 20-21 में आया, जो इनिशियल कंपनसेशन है कब आया, 20-21 में। तो सर जो मैं 2 साल गिनता हूँ, मैं यहाँ से 2 साल गिनूँ और 3 साल गिनूँ, या फिर जब से पैसा आया तब से गिनो, तो इसका सर सीधी सी बात है, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो 3 इयर्स 2 इयर्स गिनेंगे अपन, वो फिर कब से गिनेंगे सर, जब मेरे को पहला इनिशियल कंपनसेशन मिला होगा। तब पैसा ही नहीं, क्या इन्वेस्ट करूँ, तब पैसा मिलेगा तभी तो इन्वेस्ट करूंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी आपका इनिशियल कंपनसेशन हो जाएगा इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, इन द केस ऑफ क्या, कंपल्सरी एक्विजिशन, तब से आपका वो कैलकुलेट करेंगे, तब से आपका वो कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई? पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है सब कुछ? डाउट आ रहा है पूछिए, मैं बताने के लिए रेडी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहे, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलिए। अम, बात समझना, तो यहाँ पे लिखना, कंपल्सरी कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो दो आपका लिमिट है, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, वो इनिशियल कंपनसेशन के टाइम के बाद में शुरू होता है, वो इनिशियल कंपनसेशन के बाद में शुरू होता है। बात समझ में आई? अब सर और चीजें देखते हैं छोटी छोटी, फिर मैं आ जाता हूँ उसमें सीजीडीएस में। सर सीजीडीएस में क्या हुआ, बात समझना, तो ये 19-20 है, 21-22, तो यहाँ पे आपका हुआ डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या हुआ, डेट ऑफ ट्रांसफर, ये आपका आरओआई का डेट, ये डेट तक के आपने सीजीडीएस में आरओआई का डेट तक के 20 लाख रुपए जमा करा दिए, 20 लाख रुपए जमा करा दिए। आपका टाइम शुरू हुआ यहाँ से मिला आपको 1 साल, यहाँ से मिला आपको 2 साल। कंस्ट्रक्शन आप लोग कर नहीं रहे थे, मान लो कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर रहे थे, इस डेट पे सीजीडीएस का पूरा पैसा आपने यूटिलाइज नहीं किया, पूरा पैसा आपने यूटिलाइज नहीं किया, वर्ड समझना, नहीं किया। तो क्यों नहीं किया सर, नहीं किया, कंस्ट्रक्शन में जो मैं खरीद रहा था प्लॉट कम पैसे लगे, तो कितने रुपए जमा थे, 20 लाख। मान लो यहाँ पे मेरे 3 लाख बचे हुए हैं, मान लो 3 लाख बचे हुए हैं, तो सर ये 3 लाख का क्या होगा, तो ये 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये 3 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर कौन से हेड में, अगर आपका जो ट्रांसफर है अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये सर लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो सर ये शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। बात समझ में, अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तो
शॉर्ट टर्म टैक्सेबल हो गया। तो उसके बाद में सर कौन से ईयर में, सर जिस साल में ये है, मतलब कि 21-22, किस साल में, 21-22 बात समझ में। अगर मैं आपको लीगली लॉ मेकर्स की लैंग्वेज में बताऊं, तो अगर जो अनयूटिलाइज अमाउंट रहेगा, अनयूटिलाइज अमाउंट रहेगा सर किसका, सीजीडीएस का, जो अनयूटिलाइज अमाउंट रहेगा सीजीडीएस का ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ stipulated time period, then it will be taxable in the hand of assessee, it will be taxable in the hand of assessee। बात समझ में आई? अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर अगली चीज, अगर मान लो सर रिटर्न ऑफ इनकम 20 लाख, तो यहाँ तक का समय है, असेसी यहाँ पे टपक गया, मर गया बेचारा, असेसी यहाँ पे टपक गया, तो ये अनयूटिलाइज मनी किसको मिलेगा, सर लीगल हेयर को मिलेगा। तो किसको मिलेगा, लीगल हेयर को। तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर लीगल हेयर को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर वो एट द सेम टाइम अगर बंदे को मिलेगा तो उसको टैक्सेबल कर देंगे, अगर उसको बंदे को मिला तो क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई? अगर बंदे को दिए तो टैक्सेबल कर देंगे। सर बहुत कुछ कर चुके हैं, मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें भूल जाओगे आप लोग, पहले इतना करिए, समझिए। सर अभी भी सेक्शन 54 खत्म नहीं हुआ है सर, अभी भी खत्म, सर पागल हो गए हो क्या सर, सर बताओ ना, इतना इतना। सर अभी एक अमेंडमेंट वाला पार्ट बचा हुआ है बस, उसको मैं कराऊंगा, तो पहले ही समझ लो। फोर्थ वाला क्या बोलना चाहते हैं, इफ द न्यू असेट इज नॉट अक्वायर्ड और फुल अमाउंट कुड नॉट बी इन्वेस्टेड अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कि आपका पूरा का पूरा आपने अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, तो the assessee can deposit in the said desired amount in the capital gain deposit account scheme CGDAS on or before the due date of return of income। मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा, पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगली चीज, एंड दस कैन अक्वायर द असेट, एंड दस acquire the asset within क्या, within the stipulated time period। stipulated time period क्या, 3 year फॉर कंस्ट्रक्शन, 2 year फॉर एक्वायरमेंट, और इसके पहले का 1 साल। withdrawn from scheme at later, this scheme is not applicable in the case of section 54 EC। मैं बताऊंगा 54 EC, उसमें CGDS applicable नहीं होता, ठीक है। अगला, इफ, मैंने क्या बोला इसमें, कि अगर सीजीडीएस क्या है, कि अगर आपका पूरा पैसा आपने रिटर्न आरओआई तक के खर्च नहीं किया है, आगे खर्च होने वाला है, मेनली कंस्ट्रक्शन के एरिया में होता है ये चीज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का लगातार पैसा, तो ये अकाउंट में पैसा जमा करा के रख दो, ये पैसा फिर आगे निकाल निकाल के खर्च करते रहो। तो कब तक खर्च कर पाओगे, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड तक खर्च कर पाओगे। तो अगर इसमें कुछ अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया तो सर वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टैक्स। अगर सर वो लीगल है को पैसा मिला तो सर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगली चीज, इफ जो नया असेट अक्वायर्ड हुआ है इस ट्रांसफर विद इन 3 ईयर्स, इस ट्रांसफर विद इन 3 ईयर्स, अगर उसको आपने 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया है, तो कैपिटल गेन क्या हुआ था, विच एग्जम्प्टेड अर्लियर, जो एग्जम्प्ट हुए थे क्या अर्लियर, शैल बी रिड्यूस, शैल बी क्या रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे लिख दो कि एग्जांपल करा हुआ है, क्योंकि ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ 24 EC और 24 F। तो ये अपन जब आएगा तब अपन इसको देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। इफ द अमाउंट डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन स्कीम इज नॉट यूटिलाइज, is not utilized within the stipulated of 3 years or 2 years as the case may be, टैक्सेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर में इन द पीरियड एक्सपायर। और सर जो भी पहले का नीचे रहेगा उसके हिसाब से होएगा। पक्का बात समझ में आई? अगली चीज, अब सर जो अमेंडमेंट है, सर जो अमेंडमेंट है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। सर 15 मिनट की अमेंडमेंट बची है, तो 2 मिनट में अपन करेंगे। पक्का, चलिए।